नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से स्वागत है आपका पालमपुर की कहानी में, क्योंकि हम पालमपुर की कहानी का ये थर्ड लेक्चर है आपका। पालमपुर की कहानी में हमने गांव का बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया था। उसके बाद हमने क्या जाना था कि उत्पादन के संगठन के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम ये देखेंगे कि पालमपुर में खेती के लिए क्या था, मतलब लोग कैसी खेती करते थे, कितने लोग खेती पे डिपेंड थे, या खेती किस टाइप की होती थी, खेती में सिंचाई कैसे होती थी, माप का तरीका क्या था। इन सब चीजों पे बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, पालमपुर में खेती की बात की जाती है तो पालमपुर में खेती जो था वो मुख्य उत्पादन की क्रिया थी। मतलब अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो वहां पे अगर पालमपुर पूरे गांव की बात की जाती है, गांव पालमपुर की क्या, आप मेनली ये मान लीजिएगा, भारत में जितने भी गांव हैं, जितने भी भारत में गांव हैं, मुख्यतः उनमें जो उत्पादन का जो प्रोसेस रहेगा या उत्पादन के लिए जिस किसी भी साधन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस प्रकार की भी क्रिया की जाएगी, वो क्या है, मेनली आपको क्या मिलेगी, कृषि मिलेगी। अब कृषि कई टाइप से होती है। आपने देखा होगा बागानी कृषि होती है, मतलब बाग लगे हुए देखे होंगे हैं। आप जब केरला में जाएंगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, वहां पे नारियल के आपको बाग मिलते हैं। तो भारत के ज्यादातर गांव में जो है आपको क्या कहानी देखने को मिलती है कि वहाँ का जो उत्पादन का जो मुख्य क्रिया रहेगी वो क्या रहेगी, कृषि। मतलब जो भी कोई नई चीज बनाई जाएगी वो किससे बनाई जाएगी, कृषि का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। तो पालमपुर की मेनली बात करें तो पालमपुर में भी जो उत्पादन की मुख्य क्रिया थी वो क्या थी, कृषि थी। खेती पे लोग जो है वो डिपेंडेंट थे। जो भी पैसा आता था नई उत्पादन करने पे वो कृषि से आता था। बात की जाए पालमपुर में तो पालमपुर में 75% लोग जो थे वो कृषि के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थे। अब आप सोच रहे होंगे साहब आपने तो एक नए शब्द बता दिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब देखिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक किसान हूँ, मतलब मेरा गांव है पालमपुर में, और मेरे पास अगर जमीन का टुकड़ा है तो मैं अगर उससे उत्पादन करता हूँ तो मैं डायरेक्टली उसके साथ इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया प्रत्यक्ष, कि मैं प्रत्यक्ष रूप से भाई इन खेत के टुकड़ों पे जो है डिपेंडेंट हूँ, तो इसलिए ये मेरा क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष निर्वाह, प्रत्यक्ष जो है मैं निर्भर हो गया। अब अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कि गांव में कुछ साहब हमने आपको बताए थे कितने परिवार थे टोटल, 450। 450 परिवारों में 80 परिवारों के पास ही ज्यादातर जमीन का टुकड़ा था, और साहब कुछ गांव में 80 लोग भी रह रहे थे। अब जो वो 80 लोग, सॉरी 80 लोग भी रह रहे थे, 80 मतलब शेड्यूल्ड कास्ट लोग रह रहे थे, सब वो किस पे डिपेंड थे, वो भी तो इनडायरेक्टली इन्हीं बड़े किसानों के ऊपर डिपेंड थे। कि होता क्या है गांव में, आपने देखा होगा, अगर आप गांव से आते हैं तो क्या होता है कि गांव में आपने क्या देखा होगा कि फसल के टाइम पे आपको लेबर की जरूरत होती है, नहीं आपको मजदूर चाहिए होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गांव में गेहूं की खेती होती है, तो सब गेहूं की खेती में कटाई के और बुआई के टाइम पे आपको जो है किसकी जरूरत पड़ती है, लेबर की। तो वो भी तो आप पे डिपेंड हो गए ना। तो ऐसे लोग जो इनडायरेक्टली अगर आपके ऊपर डिपेंड है, जिनके पास खेती का टुकड़ा नहीं है, जैसे एक तो आपके ये मजदूर हो गए, दूसरा आप मंडी में जहाँ पे लेके जाते हैं वो भी तो आप ही के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी फसल अच्छी होगी तो उनका भी रोजगार अच्छा चलेगा। तो इस तरीके से भारत में कह लीजिए या पालमपुर में कह लीजिए, पालमपुर में लगभग 75% लोग किसके ऊपर डिपेंड थे, कृषि के ऊपर। अब थोड़ा बात करते हैं भूमि की माप की। भूमि मतलब अगर कोई लैंड एरिया है उसको अगर मापना है आपको, तो एक बात आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार ये पैमाना पूछा जाता है कि 1 हेक्टेयर में बताइए कितनी जमीन का टुकड़ा होगा। तो सिंपल सी आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी 1 हेक्टेयर जमीन की टुकड़े की बात की जाएगी, तो अगर कोई खेत है ना, जो अगर कोई खेत, सिंपल सी बात कर रहा है कि अगर कोई खेत है उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर 100 मीटर की है, यानी कि टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर कहीं पे 10,000 मीटर स्क्वायर का एरिया है ना, तो वो कितने के बराबर है, 1 हेक्टेयर के। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछे 1 हेक्टेयर की माप बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि साहब यदि किसी क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 100 मीटर है, तो या उसका क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर है, तो उस क्षेत्र को 1 हेक्टेयर कहेंगे। उस पूरे पर्टिकुलर एरिया को क्या कहेंगे, 1 हेक्टेयर जमीन का टुकड़ा कहते हैं। अब बात आती है भूमि के प्रकार कि साहब भूमि कितने टाइप की होती है, जमीन जो होती है वो कितने टाइप की होती है। देखिएगा, जमीन 2 प्रकार की होती है। एक होती है जहाँ पे खेती हो जाए, मतलब जिसपे आप कोई फसल उगा सकें, जहाँ पे आप खेती कर सकें, खेती से नए नए उत्पाद बना सकें, उसको क्या कहा जाएगा, उपजाऊ जमीन। और जहाँ पे आप खेती करके नई नई
फसलें नहीं उगा सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, बंजर जमीन। आपको ये देखने को मिलेगा, गांव में आप जाएंगे तो आपको उपजाऊ जमीन, जहाँ पे फसल खड़ी समझ लेना वो उपजाऊ जमीन है। उसके बाद कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे आप किसी भी फसल को उगा नहीं सकते, ऐसा एरिया देखने को मिलता है, तो उसको क्या कहा जाता है, बंजर भूमि या बैरन लैंड के नाम से उसको जाना जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअल में होता क्या है, जिन जमीनों की कह सकते हो आप पीएच वैल्यू घट या बढ़ जाती है ना, या तो पीएच वैल्यू घट जाएगी या फिर पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो जमीन क्या होती है, फिर वो किसी भी फसल को उगने नहीं देती है, अच्छा उत्पादन नहीं करेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, बंजर जमीन बोलते हैं। तो ये तो हो गई पालमपुर की कहानी की भाई पालमपुर में दो तरीके की भूमि आपको देखने को मिलती है, कौन कौन सी, एक तो बंजर और दूसरी आपको उपजाऊ जमीन। ठीक है, उसके बाद हमने आपसे बात कर ली भाई 1 हेक्टेयर में कितना एरिया आता है, तो आपने क्या बताया कि सर अगर कोई प्लॉट है और उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर 100 मीटर की है तो उसका जो एरिया होगा वो 1 हेक्टेयर के बराबर होगा, या 10,000 मीटर स्क्वायर जो होता है वो हमेशा 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। उसके बाद थोड़ा हम बात करते हैं कि भाई बहुविध फसल प्रणाली, ये बड़ा चर्चित क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार आपसे पूछा गया है और पूछा भी जाता है, और आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि आगे जब आप 10th में जाएंगे तो इस पर थोड़ा डिस्कशन होता है कि बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है। तो बहुविध का बहु और विध, बहुविध मतलब बहुत सारी फसलों को जब एक ही बार में उगा लेते हैं तो उसको बहुविध फसल प्रणाली बोला जाता है। जैसे एक साल में अगर आप किसी भूमि पर एक से अधिक फसल को पैदा करते हैं, भाई एक जमीन का टुकड़ा है, पहले वहां पे एक फसल कर रहे थे, अब क्या हुआ, आपने व्यवस्थाएं अच्छी कर दी, आपने अच्छे औजार ले आए, आपने सिंचाई की व्यवस्था अच्छी कर ली, तो अब आप एक साल में एक से ज्यादा फसल उस जमीन के टुकड़े पर उगा पा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, बहुविध फसल प्रणाली। पहले भारत में ऐसा नहीं होता था। जब हम अर्ली 70s की बात करेंगे या 60s की बात करेंगे तो उसमें क्या था, अर्ली 60s से पहले की बात करेंगे क्योंकि अर्ली 60s में तो जो है आपका हरित क्रांति आ गई थी, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो हरित क्रांति से पहले क्या था कि साहब भारत में ज्यादातर क्या थे, जो किसान थे वो साहब वर्षा के ऊपर डिपेंड थे कि जब पानी बरसेगा तभी वो फसल कर पाते थे। अब साल में एक बार वर्षा हुई तो एक ही फसल हुई। लेकिन अर्ली 60s के बाद क्या होता है, कुछ चेंजमेंट किए जाते हैं जिनको हम हरित क्रांति के तहत आगे पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ पे उनका डिस्कशन नहीं करेंगे। तो बहुविध फसल प्रणाली, एक वर्ष में एक से अधिक अगर आप फसल उगा देते हो तो उसको बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। बहुविध फसल प्रणाली कैसे हो सकती है साहब, जब हमारे पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, मतलब हमारे पास अगर निजी ट्यूबवेल है, आपने देखा होगा अगर आपके पास ट्यूबवेल नहीं है या पानी के सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो आप साल में एक ही बार फसल कर पाएंगे, वो भी तब जब वर्षा हो जाएगी तब, इससे पहले इसके बाद जो है आप फसल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर आपने ट्यूबवेल लगवा लिया, आपके पास साल भर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो गया, तो आप उस जमीन के टुकड़े पे एक साल में एक से ज्यादा फसल भी उगा सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए अगर आपको कृषि में जो है उत्पादन को बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, भाई आपके नजर में सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए। भाई जमीन का टुकड़ा तो फिक्स है ना, वो तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन अगर आपको मान लीजिए इस साल आपके पास 10,000 रुपए की इनकम हुई खेत के टुकड़े से और अगली साल आपके पास जो इनकम हो वो 20,000 की हो, तो कैसे हो सकती है कि भाई अभी हम जहाँ पे एक फसल उगा रहे हैं, कल को हम अगर उसमें फसलों की संख्या बढ़ा दें तो उससे हमारा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। तो बहुविध फसल प्रणाली जो है वो कृषि उत्पादन बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मतलब जिस खेती में, जिस किसी भी जगह पे, जिस किसी भी प्लॉट पे आप टुकड़े पे जमीन के साल में एक बार फसल करते हैं, अगर आप अपनी सिंचाई व्यवस्था को बढ़िया कर लेंगे तो साल में एक से ज्यादा फसलें उगाएंगे, और जब एक से ज्यादा फसल उगाएंगे तो सीधी सी बात है साहब आपकी इनकम बढ़ेगी, और आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, आप गरीबी से बाहर आएंगे। बाद बाकी ये गरीबी और डेवलपमेंट वाला किस्सा जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर भाई आपने अपना उत्पादन को बढ़ा लिया, हमने आपको बता दिया बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है, बंजर जमीन क्या होती है, ये सब बातों पे हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि साहब पालमपुर में जो लोग रहते थे ना वो अलग अलग मौसम पे अलग अलग फसलें करते थे। कैसे, आपसे पूछा जाता है, कई बार टीचर आपको खड़ा करेगा, हाँ भाई तू खड़ा हो जा, हाँ भाई तुम खड़े हो जाओ, तो वो आपसे क्या पूछ देगा, चलिए बताइए हमको कि आपको ये बताना है पालमपुर में वर्षा ऋतु में कौन सी फसल होती थी। तो आपको याद रखना है कि साहब वर्षा ऋतु में, हमको सिंपल लर्न वाले सर ने बताया था कि वर्षा ऋतु में ना पालमपुर के लोग 2 फसलें करते थे। कितनी फसल करते थे, 2। कौन कौन सी 2, एक तो वो लोग क्या करते थे वर्षा ऋतु में ज्वार की फसल करते थे और एक बाजरा, दोनों के दोनों सिमिलर होते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो जानते होंगे आप, ज्वार और बाजरा, बाजरे की साहब रोटी में भी इस्तेमाल होता है, बाद बाकी बाजरे का जो नीचे वाला जो
पौधे वाला जो एरिया रहता है, मतलब बीज का तो इस्तेमाल हो जाता है उसका आटे के तौर पे, और भी बहुत ही न्यूट्रिएंट होता है आपका बाजरा है। और ज्वार का इस्तेमाल होता है भैंसों के लिए चारा, जानवरों के लिए चारा में। जैसे जो लोग गांव से आते होंगे उनको पता होगा कि भैंस को जो है क्या खिलाया जाता है, चारा खिलाया जाता है। भैंस को जब चारा खिलाते हैं तो चारे के तौर पे जो लोग पालमपुर में वर्षा ऋतु में ज्वार और बाजरे की फसल करते थे, तो वो उनका जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका इस्तेमाल भैंसों को चारे के रूप में करते थे। उसके बाद कि साहब ये तो वर्षा की ऋतु की बात हो गई, आपने बोल दिया कि साहब भाई पालमपुर में वर्षा ऋतु में लोग 2 फसल करते थे, एक ज्वार की फसल, दूसरी बाजरे की फसल। अब साहब वर्षा ऋतु हो गई, उसके बाद भाई हाँ मैंने आपको बताया कि पालमपुर में जो बिजली की व्यवस्था थी, बिजली थी, तो इसका मतलब ट्यूबवेल वगैरह लगे होंगे, आगे हम देखेंगे। तो साहब यहाँ पे तो बहुविध फसल प्रणाली, मतलब साल में एक से ज्यादा फसल कर रहे थे। वर्षा ऋतु में ज्वार और बाजरा, उसके बाद सर्दियों में किसकी फसल कर रहे थे, गेहूं की। गेहूं का भी जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको गांव देहात में भूसा बोला जाता है, भूसे का इस्तेमाल हम लोग जानवरों को एज ए चारे के, एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। किसके लिए, जानवरों के लिए। उसके बाद साहब वर्षा ऋतु में तो ज्वार बाजरा हो गया, सर्दियों में गेहूं की फसल हो गई। बचा अक्टूबर और दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर में यहाँ के लोग जो है किसकी फसल कर रहे थे, आलू की। तो एक साल में कितनी फसल, वर्षा ऋतु में ज्वार बाजरा, सर्दियों में गेहूं, और अक्टूबर दिसंबर में आलू की फसल कर रहे थे ये लोग। तो एक साल में एक से ज्यादा फसल, यानी कि पालमपुर में कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा था, बहुविध फसल प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी, साल एक वर्ष में एक से ज्यादा फसलें करने लगे। उसके बाद कि साहब कुछ किसान ऐसे भी थे जो किसकी फसल कर रहे थे, गन्ने की। अब एक बात आपको याद रखनी है, कान खोल के सुनिएगा ये बात, कि गन्ने की कटाई साल में एक बार होती है। ये तो हर 2-3 महीने में फसल जो है इनकी कटाई हो जाती है, खुदाई हो जाती है। लेकिन जब गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने की फसल पूरे एक साल में तैयार होती है। कितने साल में तैयार होती है, एक साल में। और उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला स्टेट है। इस बात को आपको याद रखना होगा। ये तो बात हो गई फसलों की, कहाँ पे, पालमपुर में। मेनली हर गांव में देखोगे तो इसी टाइप का आपको सिनेरियो जो है वो मिलेगा, क्योंकि मैं गांव से आता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे भी गांव से आते होंगे, तो उनको पता होगा कि साहब हमारे यहाँ तो ऐसी फसल होती है, इसका मतलब हमारा गांव जो है वो पालमपुर को रिलेट करता है। और हम साहब एक साल में ज्यादा फसल उगाते हैं, तो इसका मतलब हम लोग कौन सी फसल प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुविध। उसके बाद पालमपुर में साहब सिंचाई व्यवस्था क्या थी, ओल्ड पुराने टाइम पे 1960s से पहले लोग क्या कर रहे थे, पालमपुर क्या गांव, देश के ज्यादातर गांव में इन्हीं साधनों का इस्तेमाल हो रहा था। इन्हीं साधनों का मतलब पारंपरिक साधन थे। ये पारंपरिक साधन जो है वो बड़े कठिन हुआ करते थे। जैसे पहले क्या होता था, पालमपुर में भी पारंपरिक साधनों से रहट और कुएं का इस्तेमाल करके जो है सिंचाई होती थी। कुआं तो आप जानते ही हैं, नॉर्मली यही जो बैल होता है वो। रहट क्या होता था, एक सा बड़ा सा पहिया रहता था, उसमें बाल्टी लगी रहती थी। अब वो नीचे कुएं में जाता था, बाल्टी भर के आती थी, और उसको जो है बाल्टी अपने आप से इस तरीके से तैयार किया गया था, बाल्टी अपने आप से जो है अंदर से पानी को बाहर कर देती थी। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को रहट जो है वो कहा जाता है। तो पारंपरिक तरीकों में रहट और कुएं से जो है पालमपुर में सिंचाई होती थी। लेकिन जब पालमपुर में ना बिजली आई, हमने बताया था आपको, पालमपुर के ज्यादातर घरों में क्या आ गई थी, बिजली आ गई थी। तो जब स्टार्टिंग में पालमपुर में बिजली आई ना, तो वहां के जो सिंचाई के साधन थे उनमें चेंजेस हुआ। चेंजेस क्या हुआ भाई, जो संपन्न किसान थे, जिनके पास जमीन का ज्यादा टुकड़ा था, याद है ना 80 परिवार थे, उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, अपने निजी नलकूप लगवा लिए। आपने देखा होगा आपके गांव में निजी नलकूप वाले होंगे जो छोटे किसानों को सिंचाई के लिए जल देते हैं। उसके बाद सरकार ने भी उस गांव में कुछ नलकूप लगवाए थे, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, सरकारी नलकूप। तो यहाँ पे निजी नलकूप और सरकारी नलकूपों के थ्रू जो है सिंचाई की व्यवस्था की गई, और इन्हीं नलकूपों की वजह से यहाँ पे बहुविध फसल प्रणाली भी संपन्न हो सकी। अगर ये नलकूप ना होते, ये लोग वर्षा पे डिपेंड होते, क्या ये साल में 3-3 फसल कर पाते, नहीं कर पाते। तो फसल प्रोडक्शन को अगर आपको बढ़ाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो बंजर जमीन में सुधार करना होगा, ठीक है। दूसरा, हमको अपनी सिंचाई व्यवस्था अच्छी करनी होगी, आगे हम पढ़ेंगे। और किया, ये 1960 से पहले की बात है। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि भारत में आज भी 40% क्षेत्र ही सिंचाई योग्य है, जहाँ पे हम सिंचाई कर सकते हैं नहरों से, या कह सकते हो निजी नलकूपों से, सरकारी नलकूपों से। उसके अलावा आज भी भारत में 60% एरिया ऐसा है जो आज ही वर्षा के ऊपर डिपेंड है। अब सपोज करिएगा मात्र 40% एरिया से इतना धान और गेहूं ये सब आ रहा है। जिस दिन हमने अपने 100% भूमि को अगर हमने कृषि योग्य बना लिया, तो हमारे पास जो है अन्न के भंडार होंगे, बहुत हैवी मात्रा में हमारे पास जो है अनाज होगा। तो सरकार को
ये जो जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था अच्छी नहीं है वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम को बढ़िया करना चाहिए, जिससे हमारे देश में कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट हालांकि आपकी बुक में नहीं दिए गए, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए लेके आया हूँ मैं, कि आपको ये बात याद रखनी है कि आपसे अगर कोई ये पूछे कि बताइए भारत में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि जो है वो सिंचाई योग्य कहाँ पे है, जहाँ पे सिंचित होती है, तो आप क्या याद रखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा कृषि भूमि सिंचित करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे जो भूमि की सिंचाई की जाती है वो मेनली नहरों से और निजी और सरकारी नलकूपों से की जाती है। लेकिन बात कि भारत में वो स्थान बताइए जहाँ पे न्यूनतम कृषि सिंचाई क्षेत्र है, तो ऐसे स्टेट आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिलेंगे, जिसमें आप मेनली देख रहे हैं मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब स्टेट वो है जहाँ पे न्यूनतम कृषि सिंचाई क्षेत्र है। अब ये तो बात हो गई साहब सिंचाई वाले क्षेत्रों की। अब कभी कभी आपसे ये पूछ दिया जाएगा बताइए नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से राज्य में होती है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई जो है वो कहाँ होती है, कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में। एक बात याद रखना, अभी हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम आपको नहरों और नदियों में अंतर बताएंगे। आज वाले वीडियो में मैंने एक चीज जो है आपके लिए बड़ा मेहनत करके हम ये टॉपिक बनाया है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि टॉपिक जो है उसको कोशिश करिएगा आप पूरा देखिएगा। हो सकता है अभी हमारी क्वालिटी में भी थोड़ा और चेंजेस लाने की जरूरत है, बाद बाकी हमारी टीम जो है वो लगातार मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए। होता है कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हिसाब से नहीं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर उनमें सुधार लाया जा सकता है। तो आप लोगों से मेरा एक ही हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब आपका मन हो कर देना, नहीं मन हो तो मत करना, आपको फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ, आपका जो फ्रेंड्स हों, आपके रिलेशन में कोई व्यक्ति ऐसा जो कोई बच्चा ऐसा जो क्लास 9 में पढ़ रहा है उसके साथ हमारे ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और हमारा सिर्फ एक ही एम है कि हम जो है शिक्षा को जो है घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा क्या ये सभी का एम है, जितने भी यूट्यूब पे हमारे टीचर्स लगे हुए हैं सब मेहनत करते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।